एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स किस तरीके के हैं, क्योंकि जैसा कि आप बता भी रहे थे कि सरकार की भी कोशिश है इसे ज़्यादा से ज़्यादा पुश करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें निवेश अपना बढ़ा सकें। तो किस तरह के टैक्स बेनिफिट सरकार दे रही है और कौन कौन एलिजिबल है एनपीएस में निवेश करने के लिए? एलिजिबिलिटी पहले मैं बात जी। करूं तो इसमें सिटीजन हम्म। ऑफ इंडिया मतलब है, चाहे मैं एनआरआई हूं, चाहे मैं रेजिडेंट हूं, या मैं ओसीआई, तो जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो क्लियर है। और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं का मतलब है टीयर वन, इसमें दो अकाउंट होते हैं, एक टीयर वन है जिसमें टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, और दूसरा अकाउंट होता है टीयर टू। टीयर टू में एनआरआई अलाउड नहीं है, मतलब वो टैक्स बेनिफिट के लिए तो कर सकते हैं। नॉन टैक्स का भी इसमें एक फंड है जो कि बाकी म्यूचुअल फंड की तरह होता है, उसमें एनआरआई या ओसीआई को अलाउड नहीं है। ये भी एक इन्होंने रिस्ट्रिक्शन की हुई है कि अगर एनआरआई को इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाए, वो सरकार की इस ओके। स्कीम में नहीं आएगा। हम्म। इसका मायने क्या है अब मुझे ज्यादा इस पे मैंने सोचा नहीं, पर उनको रोका हुआ है। लेकिन हम्म। टैक्स बेनिफिट की जहां तक बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है किसी भी इन्वेस्टमेंट से टैक्स बेनिफिट। देखिए हम्म। कैसे, चार चीजें बताऊंगा जो याद रखनी होंगी, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सिर्फ 50,000 है या कुछ और है या 10% है, क्या है। तो हाँ। पहली, एटीसी के अंदर ये एक एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है, तो 1.5 लाख तक मैं एटीसी में कुछ और ना करके ये भी कर सकता हूँ। जैसे मैं अच्छा। की जगह मान लो मेरी एलआईसी में 5% है, या हाँ। मेरी प्रोविडेंट फंड में 8% है, या मेरी किसी उसमें एनएससी में 8% से भी कम है मान लो, या हम्म। मेरे पास जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसमें भी 7-8% जो भी आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे कम भी हुई है। तो हम्म। अगर वो वहां पर भी अपनी अच्छी रिटर्न्स चाहिए हम्म। तो उसके लिए भी एटीसी के लिए हो गया। अब एटीसी में मान लो मेरे पास कुछ और चीजें, ज्यादातर लोगों के पास होम लोन या बच्चे की ट्यूशन फीस या कुछ और जरूरतें होती हैं, तो एटीसी में ये ज्यादा कवर नहीं होता है। मतलब सीनियर सिटीजन फिर भी हो सकते हैं, पर आमतौर पर जैसे मेरे जैसे का होम लोन की ईएमआई होगी या कुछ और बच्चों के एक्सपेंसेस होंगे, तो फिर भी अगर किसी को करना है तो एटीसी में कर सकता है। नंबर 2 है एटीसीसीडी 1B। एटीसीसीडी 1B में मैं चाहे व्यापार करता हूँ चाहे सैलरी में हूँ, 50,000 रुपए एटीसी के ओवर एंड अबव है, अलग से कर सकता हूँ। और हम्म। सरकार ने तो रिटायरमेंट के लिए और एनपीएस के लिए दिया है, किसी इसमें कोई और चीज नहीं है। एटीसी में तो 20 आइटम्स हैं, आप यूलिप भी हम्म। कर सकते हो, आप इंश्योरेंस भी कर सकते हो, टर्म इंश्योरेंस भी कर सकते हो, बच्चों की भी फीस भी है, प्रोविडेंट फंड भी है, और मकान की किस्त भी है, मकान की रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है। उसमें 20 आइटम्स हैं। हम्म। इन एटीसीसीडी 1B में सिर्फ और सिर्फ एनपीएस, और उसकी भी लिमिट सबके लिए 50,000 है। कोई उम्र हो, ओके। कोई आपकी लेडीज और जेंट्स, मतलब मेल और फीमेल, उसमें भी कोई हम्म। फर्क नहीं। ठीक है। हम्म। अब तीसरी डिडक्शन है मेरा एम्प्लॉयर अगर जैसे प्रोविडेंट फंड काट करके जमा कराता है, तो वो बेसिक सैलरी का 10% तक जमा कराएगा, तो वो भी मेरे को टैक्स की अलग से डिडक्शन मिलेगी एटीसीसी 2 में। तो ये ओके। तीन बेल, और हम्म। सीसीडी 2 है, इसकी खूबी एक और है, ये दोनों रिजीम में अवेलेबल है, बाकी डिडक्शन नहीं ओके। है। हम्म। न्यू में भी है और ओल्ड में भी है। ओल्ड यही में भी है। डिडक्शन। आप इसकी इंपॉर्टेंस देखो कि सरकार इस पे कितना जोर दे रही है, कितना लोगों को समझाना चाहती है कि ये हम्म। ना इतना जरूरी है। यानी कि न्यू रिजीम में कोई और डिडक्शन नहीं है, पर सरकार कह रही है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जमा कर रहा है महीने के पैसे, तो हाँ। आपको ये डिडक्शन उसमें 7.5 लाख के ऊपर जाने के बाद भी मिलेगी। अच्छा, ये आपने डिडक्शन की बात की, ये एम्प्लॉयर कितना अमाउंट डिडक्ट कर रहा है, ये कैसे और कहाँ पर पता चलेगा? नहीं, वो तो आपसे पूछते हैं ना, जैसे आज की डेट अच्छा। में मैं इन्वेस्टमेंट में डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो वो हम्म। पूछते हैं तो 10% आपको लिखना होता है कि मैं 5% करना चाहता हूँ। हम रिकमेंड तो 10 ही करते हैं, पर हम्म। लोगों को एक ही भय है कि मेरा पैसा 60 साल तक जमा हो जाएगा, मेरे हम्म। हाथ में नहीं आएगा। पता नहीं हाथ में पैसा क्यों चाहिए, मतलब हैंड जिसे हम कहते हैं ना, लोगों को वो अपने पैसे को कुल्हाड़ी ही मार रहे हैं, क्योंकि ठीक तरह से इन्वेस्ट करने का मतलब होता है पैसे को कंपाउंडिंग में लगाना, उसके हम्म। ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज मिलना, ब्याज के ऊपर ब्याज ब्याज, तब पैसा डबल ट्रिपल होता है। अगर आप उसको हम्म। बार बार देखते ही रहोगे तो देखने से थोड़ी बढ़ेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखने से जी। नहीं बढ़ता पैसा। जी। तो जी। पैसा है जब 60 साल के बाद, या अब मैं तो 65 के बाद या 70 के बाद रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आप काम करिए अभी इतनी एज, जो भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उससे हाँ। आप लाइफ ओवरऑल बेटर होती है। कहते हैं कि हाँ। रिटायरमेंट के बाद 4 फेज आते हैं। मैं वैसे ही एक छोटी सी
बात शेयर करना चाहूंगा अगर दर्शकों के लिए। जो जी। हमारे रिटायरमेंट है उसे गोल्डन ईयर्स कहा गया है, मतलब कि बस हम्म। आपका मजा आ गया, खाली हो गया, अब आप काम की कोई चिंता नहीं, बिल्कुल सही बात। लेकिन हम्म। घूमने की जो एक एवरेज निकाली है, 1 साल के बाद सब थक जाते हैं। हम्म। घुमाया, वहां भी घुमाया, वर्ल्ड में जहां जहां जितना पैसा था खर्च कर लिया। तो हम्म। 1 साल के बाद वो लोग खाली होने के बाद कहीं ना कहीं शिकार होते हैं एक डिप्रेशन के, कि मेरी तो पावर चली गई, मेरे रिश्ते कमजोर पड़ गए, मुझे काम ही कुछ नहीं आता, अब तो मेरी एक होता है सेंस ऑफ पर्पस, मैं जिंदगी में करूं क्या। हाँ। बार लोग इससे शिकार होते हैं, ऐसी ये रिसर्च है। तो लोगों अच्छा। को ज्यादा हद तक मतलब काम करते रहना चाहिए जब तक उनके पास ये जो दिमाग है चल रहा है, हाथ पांव चल रहे हैं। और आपका तो दिमाग चल रहा है तो आप घर बैठे भी कुछ कर सकते हो, कम बिल्कुल। पैसे में करो, बट कीप यूर सेल्फ इन्वॉल्व। और कुछ नहीं तो जो पैशन है वो करते रहो, उससे हम्म। पैसा कमाएगा, बट आपका इन्वॉल्वमेंट, एक हैप्पीनेस तो चाहिए कहीं से, बिल्कुल। एंगेजमेंट, एक रूटीन तो चाहिए। वो रूटीन हम्म। मिस करते ही आदमी थोड़ा सा बीमार हो जाता है कई बार। तीसरी स्टेज में फिर वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है, फिर उसका पैसा वैसा कम होने लगता है तो डरता है। पर फाइनली जो चौथी स्टेज कहते हैं, जब वो समझ जाता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे किसी को साइकिल सिखानी है, मुझे किसी को टैक्स सिखाना है, तब वो जाकर के अपनी लाइफ का गोल्डन ईयर चुन पाता है। तो अपना चौथा फेज पहले फेज के साथ साथ ही ले आना। बिल्कुल। अब एक अहम सवाल, अब मुझे अपनी पेंशन को कैलकुलेट करना हो रिटायरमेंट के बाद, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, कितने अमाउंट से मैं शुरुआत करूँ? हाँ, वैसे तो जो एनपीएस, जो हमारे जो नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं इसको, ये जो हम्म। पेंशन सिस्टम बनाया है, इन्होंने सब कुछ अपने पोर्टल पर इंफॉर्मेशन, ये जो जानकारी है दी हुई है। पर मैं किसी को अंदाजा लगाने के लिए एक अपनी तरफ से एक फिगर दे देता हूँ कि जहां से आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे मिलेगा क्या और करना क्या है। अगर हम्म। मैं आज की डेट में लगभग 34 साल की उम्र का व्यक्ति हूँ, क्योंकि एक हम्म। होता है यहाँ से, अगर आपने 25 में नहीं शुरू किया, 18 से कर सकते हो आप इन्वेस्टमेंट। 18 ईयर्स की एज पे आप यहाँ खाता खोल सकते हो और हम्म। कर लेना चाहिए। और एज ए टैक्स पेयर आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर मैं हम्म। अपने बच्चे चाहूँ तो 18 साल की उम्र से सारी इन्वेस्टमेंट करके, टैक्स सेविंग करके उसका बहुत ही बड़ा कॉर्पस बना सकता हूँ, ताकि वो जब वो काम करना चाहे अपना बड़ा होकर व्यापार या कोई इन्वेस्टमेंट, वो उसके लिए अवेलेबल हो। और सारी हम्म। बेनिफिट, होम लोन के, एवरीथिंग जो हमें मिल रहा है। हम्म। तो ऐसे 18 साल पे अगर मैं नहीं करते, आप 25 पे भी नहीं करते, मैं मान रहा हूँ कि आपने 34 साल की उम्र हो गई आपकी एवरेज। तो अब आप 34 से, अगर मैं 65 या 30 से 60 कहूँ, 30 साल इन्वेस्ट करते हो, तो 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। और हम्म। 30 लाख रुपए एक साथ अलग से मिलेंगे जब आप 60 साल के हो जाओगे। यानी कि मुझे लमसम मिलेगा 60%। मैं हम्म। चाहूँ तो पेंशन ही ले सकता हूँ, हम्म। तो मेरी पेंशन 25,000 के करीब हो जाएगी, कि मैंने पैसा अच्छा। नहीं लिया। हम्म। तो 2,000 रुपए से मैं 25,000 रुपए की पेंशन आफ्टर 30 ईयर्स ले सकता हूँ। और ये हम्म। कंपाउंड जो हमने की है, लगभग 10% की क्योंकि रिटर्न आ रही है, हो सकता है कि आने वाले, अभी पिछले साल में तो ये 12-14% को भी क्रॉस कर गई, क्योंकि मार्केट भी अपने आप ऊपर नीचे चलती है थोड़ी बहुत। और हम्म। जो शेयर्स में कंट्रीब्यूशन करती है सरकार, तो इससे क्या होता है, इसकी रिटर्न्स अच्छी हो जाती हैं। और इक्विटी हम्म। में लॉन्ग टर्म में कहते हैं 15 साल बाद तो लॉस होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, और 7 साल हम्म। के बाद आधे रह जाते हैं। तो इस तरह से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट भी हो रही है आपकी, और लॉन्ग टर्म हो रही है। जी। और सुधीर जी, इसके विड्रॉल प्रोसेस क्या है, कब आप विड्रॉ कर सकते हो? क्या सीधे मैच्योरिटी के बाद ही पूरी रकम मिलेगी, या फिर इसमें बीच में अगर कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो विड्रॉल के भी ऑप्शन है? और क्या पूरी तरह से एग्जिट भी अलाउड है? क्या प्रोसेस है इन सब के? एक तो इसमें जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, मैं ये हम्म। कहूंगा। क्योंकि हम्म। और इसमें रिस्ट्रिक्शन जानबूझ के लगाई गई है, क्योंकि पैसा कर ही आप इन्वेस्ट रहे हो अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो हम्म। बीच बीच में जो गोल्स हैं उनको किसी और तरह से मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार तरीके नहीं निकाल सकते हो। हमारी भी एज एन एक्सपर्ट यही राय है, ना निकालें। अगर बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो एजुकेशन लोन ले लें, बच्चा धीरे धीरे दे देगा जब वो हम्म। आपसे अच्छे कमाएगा। ये एक सच है। हमारे बच्चे हमसे ज्यादा अच्छा कमाते हैं, हमने अपने पेरेंट्स से ज्यादा अच्छी इनकम है हमारी, क्योंकि हम्म। जो पूरा कंट्री है वो ओवरऑल डेवलप हो रहा है, तो हमारे पास हम्म। साधन बेहतर हो रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों की एजुकेशन है एक जो बड़ा गोल है, या उनकी मैरिज है। मैरिज के लिए भी जितनी लिमिट है उतने में खर्च करें, नहीं तो आप बच्चों से बाद में पैसा नहीं ले हम्म। पाएंगे। तो हम्म। ऐसे उन गोल्स के लिए। अब रह गई बात मकान, इन गोल्स के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, शादी बच्चे की या पढ़ाई या मकान, इसके लिए पैसा निकाल सकते हो हम्म। इसमें भी, ठीक है। लेकिन 3 साल की लॉक इन है, जैसे आपको ईएलएसएस में होती है, 3 साल से अच्छा। पहले निकाल ही नहीं सकते हो। हम्म। अब लेकिन वैसे 60 साल में तो मेरे पास, सपोज करो मैं 30 में शुरू कर रहा हूँ तो 30 ईयर्स है ना, तो ज्यादा हम्म। सोच
जरूरत नहीं। दूसरा, 25% से ज्यादा नहीं निकाल सकते आप। 25% ऑफ योर अमाउंट जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, रिटर्न्स नहीं। अगर मैंने अच्छा 5 लाख दिया है तो 25% 1.25 लाख रुपए मैं उसका निकाल सकता हूँ। अगर मैंने 10 लाख दिया है तो मैं 2.5 लाख निकाल सकता हूँ। अब वो 10 लाख का 20 हो गया हो या 15 हाँ हो गया, 12, उसका नहीं। तो हाँ रिटर्न्स को तो आप अपनी रिटायरमेंट के लिए रखो, रिटर्न्स बहुत को नहीं। अच्छी तरीके से सरकार ने प्लान किया और सेव कर रहे हैं इस चीज को, ये तो मानना पड़ेगा जी। इसमें दूसरा फायदा एक और भी है। अगर कोई छोटी इन्वेस्टमेंट वाले व्यक्ति हैं जिनके पास है ही 2-2.5 लाख रुपए, वो सारा भी निकाल सकते हैं कि भाई मुझे चाहिए। अच्छा तो ओके ऐसे ही एक जगह 5 लाख की लिमिट है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के हैं। तीसरी चीज इसमें, अगर मुझे कुछ हो जाता है, हाँ मेरी फैमिली में जो मेरे डिपेंडेंट है, मेरे स्पाउस हैं या मेरे बच्चे हैं, दे कैन विड्रॉ इमीडिएटली विदाउट एनी टैक्स, सारा पैसा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एनपीएस के बारे में हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की हैं, लेकिन अब एक सवाल जो सबके मन में आ रहा होगा कि अगर अब शुरुआत करनी है तो कैसे करें, कहाँ पर जाएं, कौन सा पोर्टल है या फिर कौन सी कंपनी है, कौन से बैंक है जो इस तरह की स्कीम में निवेश करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किस तरीके से शुरुआत करें? शुरुआत करने के लिए इसके 2 तरीके हैं जो आपको, एक तो है जो आजकल ऑनलाइन सबसे ज्यादा है। मैं जितने यंग लोग हैं, शायद आजकल ओल्ड एज भी, मैं किसी को यंग और ओल्ड में फर्क नहीं करना चाहूंगा, वो लोग भी काफी, और ऑनलाइन ज्यादा आसान है। तो ENPS करके एक खाता खुलता है, ये ही सरकार के पोर्टल पे जो PFRDA का है, ठीक है। तो इस पे आप जाके अपना आधार कार्ड या जो पैन कार्ड है और आपका एक फोटो, वो अपलोड होती है चीजें, और आपको एक प्रान मिलता है। प्रान का मतलब है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट। जैसे हमारा पैन होता है वैसे ही प्रान मिलता है, ठीक है। अब वो जो प्रान है आपको जब मिल जाएगा, जब आप अपलोड करोगे तो वहां पर ऑनलाइन कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मिनिमम 500 करना है, हर साल करना है, ठीक है। एक अकाउंट में 1000 भी होता है जो Tier 2 होता है। तो आपको 500 रुपए मिनिमम करने हैं, बाकी आप जब चाहें या ऐसा कर सकते हैं कि मेरे को मंथली करना है। जैसे मैंने अपने बैंक में इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि भाई मुझे 10,000 रुपए महीने का करना है, 15,000 महीने का करना है, वो अपने आप चला जाएगा। एक और तरीका, UPI के थ्रू भी आजकल सरकार सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, वो भी अलाउड कर दिया है, ठीक है, अच्छा डेबिट क्रेडिट कार्ड। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में एक ऑप्शन हो गया ENPS, यानी कि ऑनलाइन। दूसरा ऑप्शन होता है प्रेजेंस ऑफ पॉइंट, बोलते हैं, जैसे HDFC और ICICI, SBI, UTI, LIC, इन ऐसी 8-10 ये जो कंपनीज हैं, बड़ी जो ब्रांड्स हैं, इनको एक सर्विस पॉइंट बनाया है कि लोग इनके थ्रू भी कर सकते हैं, इनके ऑफिस जाकर के भी कर सकते हैं, इनकी ब्रांच से भी कर सकते हैं, इनके पोर्टल से भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार फैलाना चाहती है। और सरकार इसमें ज्यादा कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार ने इसमें हमसे जो सबसे कम कमीशन लिया है। जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो इसमें सबसे कम कमीशन लग रही है, जिसका जब हम बहुत फायदा होता है जब हम लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग में देखते हैं, जैसे मैंने भी बताया परसेंटेज में। तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट देने के लिए सरकार ने कुछ को POP बना दिया, उनको बहुत ही लिमिटेड चार्जेस, 50 रुपए, 60 रुपए, इस तरह का बहुत नॉमिनल, और 0.5% ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पे। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड बाहर से करते हो, वहां भी 1%, 2% किसी किसी चीज में दे रहे हैं हम, ये सबसे कम है। तो कंट्रीब्यूशन जब हम कर रहे हैं तो हमारा पैसा सारा का सारा इन्वेस्ट हो रहा है एक तरह से। ठीक है सुधीर जी, आई होप आज का जो डिस्कशन है वो काफ़ी लोगों की मदद करेगा इसके थ्रू, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग ये हमारे जो पूरी लाइफ है उसका एक बहुत अहम पार्ट है। इस तरह की प्लानिंग करना, हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन उसी के साथ ही साथ बाकी गोल्स के लिए भी हम प्लान करते हैं। एक गोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रिटायरमेंट प्लानिंग का, और उसकी वजह भी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें, हमारे दर्शकों को समझाया। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को इसके ज़रिए मदद भी मिली होगी, और अगर आपके कुछ सवाल हैं इससे जुड़े हुए, एनपीएस से जुड़े हुए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए इसमें जाते जाते कुछ और भी आपको यहाँ पर एनपीएस से जुड़ी जानकारी दे जाते हैं कि इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अगर चाहे तो अपने अकाउंट, क्योंकि एक अकाउंट की तरह होता है। आप चाहे तो इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एक अमाउंट जो भी आपको फ़िक्स करना है वो फ़िक्स कर लीजिए, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। और इसका जो नॉमिनी है वो भी आप तय कर लीजिए। जब भी आप निवेश अपना शुरू करें तो नॉमिनी भी इसका आप तय कर लीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एनपीएस में निवेश करते समय ध्यान रखना चाहिए। चलिए सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इस अहम चर्चा में अपनी राय देने के लिए। फिलहाल टैक्स मंत्रा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।